नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, अब तक 11 लोगों की मौत की खबर, करीब 100 लोग घायल। सीएम मोहन यादव ने ली आपात बैठक, पीएम ने जताया दुख। आईटी शेयरों में तेजी से बाजार में जोश, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बैंकिंग में दबाव, सेंसेक्स 455 और निफ्टी 156 अंक ऊपर चढ़े। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम मोदी ने एनर्जी सेक्टर में अगले 5 साल में $67 बिलियन निवेश का किया ऐलान। कहा, नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने पर सरकार का फोकस। पेटीएम पेमेंट बैंक पर फैसला आम ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीएफएस सेक्रेटरी विवेक जोशी बोले, आरबीआई के एक्शन का असर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर नहीं, लेकिन रेगुलेशन को लेकर लापरवाही ना करें फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश, हिंदू मुसलमान के लिए होंगे शादी, तलाक, गुजारा और विरासत के कानून एक समान, सीएम पुष्कर धामी ने बताया ऐतिहासिक दिन। शराब घोटाले में अब केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर ईडी ने मारे छापे। आतिशी ने लगाया गवाहों को डराने धमकाने का आरोप। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है, वहीं करीब 100 लोग घायल हैं। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाजें सुनाई दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूर बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। और इंदौर के डिविजनल कमिश्नर माल सिंह भाटिया ने कहा है कि इंदौर में निजी अस्पतालों सहित डॉक्टरों की सभी टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। आज जो हरदा में दुखद घटना हुई है उसको वहाँ जो घायल हैं और गंभीर रूप से जो पेशेंट है उनको लाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर एमवाई हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चोइथराम अरविंदो से टाइप करके सब पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया है। यहाँ बर्न यूनिट करीबन 33 बेड तो अवेलेबल है। इसके अलावा भी हम जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार पूरी तैयारी हो और जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें सबको अलर्ट कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलर्ट कर दिया है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज आईटी शेयरों में तेजी से बाजार का जोश हाई रहा और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 455 अंक चढ़कर 72,186 पर बंद हुआ। निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,929 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेजी आईटी, ऑटो, फार्मा में रही। वहीं बैंकिंग शेयरों पर हल्का प्रेशर भी देखने को मिला। और बाजार में टाटा ग्रुप शेयरों का जलवा कायम है। आज टीसीएस ने नया शिखर बनाया। टाटा ग्रुप बाजार का असली रत्न बनकर उभरा है। कौन कौन है कोहिनूर और कौन सा रत्न कितना चमक रहा है, इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो आज टाटा समूह करीब 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करता हुआ दिखाई पड़ा और ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, वहां पर भी मार्केट कैप करीब 15 लाख करोड़ का एक आंकड़ा पार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो 30 लाख करोड़ का एक बड़ा नंबर जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से पार हुआ। पहली बार ये 30 लाख करोड़ का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो
इसके अलावा जो दिग्गज जिनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है उसमें पहला नाम आता है टीसीएस का, टाटा मोटर्स जहां पर एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, टाइटन और टाटा पावर यहां पर भी जोरदार रफ्तार आई जिसके दम पे पूरे ग्रुप की मार्केट कैप में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। टीसीएस की मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार पहुंच गई, एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे एक अच्छा उछाल है। 3.5 लाख करोड़ ये मार्केट कैप हो गई टाटा मोटर्स प्लस डीवीआर की, करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास ये कामकाज कर रही है और एक जोरदार तेजी नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रुप में 15 लाख करोड़ के साथ टीसीएस, टाटा मोटर्स, डीवीआर करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, टाइटन 3.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी, टाटा स्टील 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप और ट्रेंट एक शानदार तेजी में स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। पिछले 10 सालों में अगर इस ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जो कि मेगा रिटर्न देकर गए हैं उसमें टाटा एलेक्सी 37 गुना रिटर्न ये दे चुका है पिछले 10 सालों में, ट्रेंट करीब 28 गुना का रिटर्न यहां आ चुका है, नेल्को 21 गुना ये भी अपने स्टॉक में रिटर्न दे चुका है, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग 16.5 गुना के आसपास का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा, टाटा इन्वेस्ट लेटर चला लेकिन 13.5 गुना का रिटर्न यहां देखने को मिला और टीटीएमएल एक तरफा चाल इसने भी दिखाई थी, करीब 13 गुना का रिटर्न यहां पर भी आया। कुछ दिग्गज जहां पर रिटर्न आए हैं उसमें टाइटन करीब 15 गुना का रिटर्न टाइटन दे चुका है और एक शानदार रिटर्न निफ्टी के शुमार स्टॉक्स में से इसमें भी रहा है। टाटा कंज्यूमर 7.5 गुना का रिटर्न ये दे चुका है, टाटा पावर करीब 4.5 गुना का रिटर्न दिग्गजों में इसने भी दिया। इसके अलावा टाटा स्टील 3.25 गुना का रिटर्न देने वाला स्टॉक, टीसीएस नए ऑल टाइम बाई हाई पर है लेकिन अब तक सिर्फ 3 गुना का रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा और टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर मिलाकर करीब 1.5 गुना का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। तो एक अच्छी तेजी हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी है लेकिन दिग्गजों की तरफ से रिटर्न अभी भी बाकी है और एक जोरदार तेजी के साथ ये ग्रुप करीब 30 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2045 तक भारत की एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम मोदी ने एनर्जी सेक्टर में अगले 5 साल में 67 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है। आज उन्होंने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक देश का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री ने यहां ग्लोबल एनर्जी सीईओज और एक्सपर्ट्स के साथ राउंड टेबल भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्कि ग्लोबल एनर्जी रोड मैप की दिशा भी तय कर रहा है। भारत तेल और एलपीजी का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 4था सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर है और रिफाइनर है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है जिसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी को जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुल एनर्जी में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने के प्रयास में है। भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। और इंडिया एनर्जी वीक के दौरान वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। प्रधानमंत्री जी ने आज आत्मनिर्भर एनर्जी सेक्टर बनाने की बात की और आप लोगों से बात भी, राउंड टेबल भी था। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में और आपका क्या विजन है इस बारे में? हमारे पास हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हमारे पास धरती के नीचे सब कुछ है। ऑयल बहुत है, गैस बहुत है। इसको बाहर की कंपनियों को कभी कभी रहता है कि खाली उनको तेल सप्लाई करना है। हम $10 में तेल अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं हिंदुस्तान में, तो हम $80 में क्यों खरीदें और कम से कम 50% तो खुद बनाएं। तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी, लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि आप यहाँ पे आएँ, हमको तेल भी बेचें, साथ में तेल निकालें भी। तो इसके बारे में बहुत कुछ बातें हुई, चर्चा हुई। लेकिन केन फुल्ली कमिटेड है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हमारे पीछे पीछे और लोग भी आएंगे क्योंकि तेल और गैस दोनों निकालेंगे। बिल्कुल सर, और इस साल का क्या विजन है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? 50% का जो आपका विजन है और तो वो 3 साल में हम लोग इनका प्रोडक्शन डबल करेंगे, इसमें $4 बिलियन खर्च होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि सरकार 48,000 पेट्रोल पंप नीलामी के आधार पर देने वाली है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिटेल आउटलेट की बात करें, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी आगे हैं हम, कहां तक पहुंचे हैं अभी? रिटेल आउटलेट आप जैसे बताया कि हमारे डीजल पेट्रोल की जो रिटेल आउटलेट थी भारत स्वाधीन होने से पहले 87,000 थी। अभी इस बार हम लोग 48,800 हम लोग रिटेल आउटलेट निकाले हैं और इसका लॉटरी हो रही है। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि किसी की सिफारिश से ही मिलती थी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, लॉटरी होती है और जिसने जो अप्लाई किया वो भी व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर देख सकते हैं कि लॉटरी में उसका नाम निकला कि नहीं। इस तरह से व्यवस्था के द्वारा हम रिटेल आउटलेट दे रहे हैं और पूरा विश्वास है 2-3 महीना में पूरा 48,800 रिटेल आउटलेट हम लॉटरी के द्वारा लोगों को देंगे। उसका बाद काम शुरू भी कर देंगे और जो हम रिटेल आउटलेट है उसमें आप लोग मालूम है सभी रिटेल आउटलेट में अब हम CNG भी लगा रहे हैं। हम रिटेल आउटलेट में EV सेंटर भी लगा रहे हैं, EV। तो इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं पूरा मिनिस्ट्री। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD रंजित रथ से ने कहा है कि कंपनी तेल की खोज के लिए 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हम सबको ये कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और उसमें एनर्जी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऑयल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव लाइंड अप अबाउट 7,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट per year in terms of exploration efforts and in terms of our refinery expansion. I must tell you the NRL, which is a subsidiary of Oil India Limited, we are looking at the refinery expansion and per year we are looking at around 8,000 crore investment and the refinery expansion is on track. प्रधानमंत्री जब राउंड टेबल कर रहे थे तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या फोकस क्या था? देखिए, फोकस हमेशा वही होता है कि भारतवर्ष को एनर्जी चाहिए और हमारी जो ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं दुनिया की और या तो हमारी देश की, सबकी यही प्रचेष्टा रहेगी कि हम देश की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, देश पे नए डिस्कवरी कैसे लाएं और इसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है कि डीकार्बनाइजेशन करें। नेट जीरो की जो हमारी इनिशिएटिव है वो ऑयल इंडिया की 2040 है, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो की भी काम कर रहे हैं। अब से आपको अच्छी क्वालिटी का चावल सिर्फ 29 रुपए किलो के रेट से मिलेगा। जी हाँ, चावल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार ने भारत राइस की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल को लेकर क्या है सरकार की योजना, जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। पिछले एक साल में चावल की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिहाजा लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल की कीमत 29 रुपये प्रति किलो रखी गई है। ये 2 पैक के अंदर उपलब्ध होगा, 5 किलो और 10 किलो के पैक में इसको उपलब्ध रखा गया है। सरकार की योजना है कि पूरे भारत के अंदर ऐसी गाड़ियां भेजी जाए जिसके जरिए कि सरकार लोगों को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध करा सके। इतना ही नहीं, सरकार पहले ही लोगों को भारत आटा जो कि 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है, प्याज जो कि सरकार लोगों को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है और भारत दाल जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो रखी गई है। तो ये सारी चीजें आप NCCF, नेफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरी खुदरा दुकानों से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार इनको ब्लिंकिट और बिग बास्केट पर भी बेचने की तैयारी कर रही है। जल्दी आप ऑनलाइन इनकी भी खरीदारी कर पाएंगे। तो सरकार का ये मकसद है कि जो लोग हैं उनको महंगाई से राहत दिलाई जाए, उनको सस्ता दाल, चावल, प्याज, दाल सब उनको उपलब्ध करा जाए। तो इसके लिए सरकार ये योजना कर रही है ताकि सरकार अपनी महंगाई बास्केट को कम रख सके। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली।
और पेटीएम पर एक्शन को लेकर डीएफएस सेक्रेटरी विवेक जोशी ने कहा है कि फैसला आम लोगों के हित में लिया गया है। इस फैसले से स्टार्टअप इकोसिस्टम और फिनटेक पर असर नहीं पड़ेगा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनियों को रेगुलेशन और नियम कानून के मामले में लापरवाहियां नहीं बरतनी चाहिए। तो आपकी नज़र में जो पूरा मुद्दा है, इसमें ग्राहक भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, जो कि बैंकों में उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना पैसा जमा किया हुआ है। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई बहुत सोच समझ के काम करता है और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही जो भी पाबंदी लगाई हुई है वो लगाई है और कस्टमर के हित में ही लगाई हुई है। जहां तक स्टार्टअप इकोसिस्टम को उसमें हलचल है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप देखिए क्या है, वो बहुत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इनोवेशंस में, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब उनका साइज ऑफ बिजनेस सब बढ़ रहा है, तो उसमें फिर तमाम तरह के रेगुलेशन आ जाते हैं। जब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उतना रेगुलेशन नहीं लगता। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो आपको जो रेगुलेटर है, सरकार है, उसकी हर तरह की जो कंप्लायंस है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा कोई हलचल की या घबराहट की विषय नहीं है। सरकार हमेशा स्टार्टअप के साथ है और उनको प्रोत्साहित करते रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने जो कहा है कि इससे इसके फार फेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो ऐसा कोई आप देख रहे हैं? नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता। ये तो एक, अब जैसे रेगुलेटर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों पे भी कुछ पाबंदी लगाता रहता है, फाइन लगाता है, उनकी बात, लेकिन बैंक जो प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो सीरियसली लेके और काम अपना आगे चलाते हैं। लेकिन अगर सपोज ये वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और वो रेगुलेटर की अवहेलना करते ही रहेगा, तो फिर वो फेक जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर सरकार नकेल कस सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी रिटर्न फॉर्म में अमेंडमेंट या एडिट करने की फैसिलिटी बंद कर सकती है। पूरी तरह नहीं है, थोड़ी बहुत है, उसको भी बंद कर सकती है, क्योंकि एजेंसियों की जांच में एडिट फैसिलिटी के बड़े दुरुपयोग की बात सामने आई है। जीएसटी रिटर्न एक बार दाखिल करने के बाद इसे दोबारा रिवाइज या सुधार करने की सुविधा फिलहाल नहीं है, लेकिन कारोबारियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले जीएसटी के रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करने और जीएसटीआर 3B में आईटीसी के क्लेम को एडिट करने की सुविधा शुरू की थी। मगर अब सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही ये सुविधा भी बंद करने वाली है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे दिक्कतें भी बढ़ेंगी। अब अगर सरकार ये एडिट फैसिलिटी ही बंद कर देगी तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर आपसे भूलवश कोई गलती हो गई तो उसको सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। सरकार को चाहिए कि ये फैसिलिटी कंटिन्यू रखे। हालांकि इसका दुरुपयोग भी होता है, कुछ लोग दुरुपयोग करें, लेकिन कुछ लोगों के दुरुपयोग की वजह से सबको मुश्किल में नहीं डाला जाना चाहिए। जीएसटी चोरी के खिलाफ सरकार पिछले साल मई से बड़ी मुहिम चला रही है। जांच में अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का पता चला है। साथ ही 29,273 बोगस कंपनियों का पता चला है। इस मुहिम में 121 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जीएसटी कारोबारी लंबे समय से इनकम टैक्स की तर्ज पर जीएसटी रिटर्न को भी रिवाइज यानी दोबारा दाखिल करने की सुविधा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जीएसटी रिटर्न को अमेंड करने की एक छोटी सी सुविधा का जीएसटी चोरों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, इसे लेकर कंप्लायंस के मुद्दे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब इसका खामियाजा ईमानदारी से जीएसटी चुकाने वाले कारोबारियों को भी उठाना पड़ सकता है। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका होगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएं।
इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें और हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं। FNO गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में FNO सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत। मोदी सरकार ने रखा है देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। 25 साल की विशाल योजना पर हो रहा है काम। इसी सिलसिले में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ CNBC TV 18 कर रहा है थॉट लीडरशिप फोरम का आयोजन, जहां होगी इंडिया के सुपर ग्रोथ प्लान पर बड़ी चर्चा। देखिए CNBC TV 18 का द ग्रोथ समिट विजन फॉर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। 8 फरवरी को मुंबई से शाम 5:15 पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में UCC बिल पेश कर दिया है। इसमें शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए हिंदू मुसलमान सबके लिए एक समान कानून होगा। इसके अलावा बहुविवाह पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में BJP के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। और बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, वित्त मंत्री से मुलाकात की खबर आ रही है विजय शेखर शर्मा की। जी हाँ, आज दोपहर बाद पेटीएम के MD विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और सूत्रों ने बताया कि मुलाकात करीब 5 से 10 मिनट चली है। हालांकि मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं मिली है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI के एक्शन के बाद ये वित्त मंत्री के साथ विजय शेखर शर्मा की पहली मुलाकात थी। तो समझा जा सकता है कि इस मुद्दे पर कहीं चर्चा हुई हो। हालांकि चर्चा किस मुद्दे पर हुई कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक कट्टी मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बजट पेश किया गया है, उसके बाद ये पहली मुलाकात थी। और इससे पहले बता दूं कि अलग अलग कंपनियों ने भी चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक को, कि इस पूरे मुद्दे पर एक सरकार का पक्ष डिटेल में आना चाहिए, ताकि जितने भी फिनटेक कंपनियां हैं उनके मन में कोई भय ना रहे। तो हमें लगता है कि RBI के अधिकारियों के साथ भी पेटीएम के अधिकारियों की मुलाकात हुई है। तो समझा जा रहा है इसी सिलसिले में शायद ये मुलाकात हो, लेकिन RBI के एक्शन के बाद ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो क्या माना जाए लक्ष्मण जी, ऑफिशियली क्या सरकार की तरफ से कुछ सुनने को मिलेगा या पेटीएम इस मुलाकात के बारे में कोई डिटेल तो देने से रही? मुझे नहीं लगता है कि पेटीएम इस बारे में कोई डिटेल देगी। ना तो कंपनी स्पेसिफिक खबर है, तो इसमें सरकार की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये सही है कि सरकार अपना स्टैंड ली हुई है। ये एक कंपनी विशेष का मामला है, लेकिन जो फिनटेक कंपनियां हैं उसका भारत में स्वागत है और भारत में फिनटेक कंपनियों के विकास के लिए सरकार हर संभव माहौल मुहैया कराती रहेगी। तो इसे फिनटेक कंपनियों को इस मामले से जोड़कर नहीं दिखाया जाना चाहिए। किसी कंपनी का मामला है, जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान आ भी चुका था। तो इसको पूरे सेक्टर के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में आई है जब ये खबरें आ रही थी कि रिजर्व बैंक ने एक्शन तब दिया जब पेटीएम पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को मानने में नाकाम रहा था। तो इस तरह से देखें तो ये खबर एक बड़ी खबर है। जी, तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए NDA के लिए 400 पार और BJP के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट कर दिया है। NDA को कैसे और कहां से मिलेंगी 400 सीटें, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% से ज्यादा कैंसर के मामले जब सामने आते हैं तब इलाज की गुंजाइश काफी कम रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 में से 1 भारतीय कैंसर की जद में है और अगर वक्त रहते हम नहीं जागे तो ये और ज्यादा लोग इसकी जद में आ सकते हैं।
कैंसर से बचना है तो नियमित जांच ही सबसे कारगर उपाय है। तो आइए हम सब मिलकर भारत को कैंसर से सुरक्षित करें, अपनी और परिवार की नियमित जांच कराएं, क्योंकि शुरुआत में ही कैंसर की पहचान ही बचा सकती है जान। संजीवनी में कैंसर के खिलाफ हमारी खास पहल से जुड़िए। याद रखिए, स्क्रीन करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।